हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 9 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल 7 अगस्त साल 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है, जब भारतीय लोगों द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है भारत की पारंपरिक हथकरघा कला, बुनकरों और उनके योगदान को सम्मानित करना, साथ ही इनसे जुड़े कारीगरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। 7 अगस्त साल 2015 को पहली बार यह दिवस मनाया गया, जब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के तौर पर इस दिन को घोषित किया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा समारोह आयोजित किया गया, जहां पे राष्ट्रपति द्वारा साल 2024 के लिए संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें की कुल 24 बुनकर सम्मानित किए गए, जिनमें से 5 को संत कबीर पुरस्कार और 19 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 अगस्त। अगला सवाल है, हाल ही में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। किस राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे थे सत्यपाल मलिक? तो सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके थे। ये 4 राज्य कौन से हैं? तो बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। दरअसल 5 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया और तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इनका जन्म 24 जुलाई साल 1946 को हिसवादा गांव, बागपत, उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 5 अगस्त 2025 को हुआ है। सत्यपाल मलिक 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे और लोकसभा में सांसद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से भी बने थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो टोटल्स मीडिया के द्वारा, जो कि ग्लोबल एआई इंडेक्स का हिस्सा है और देशों और शहरों की एआई रेडीनेस का आकलन करता है। इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 5 शहर कौन से हैं वैश्विक स्तर पर? तो पहला है सिंगापुर, दूसरे पे है लंदन यूनाइटेड किंगडम का, तीसरे पे अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, चौथे पर है चाइना का बीजिंग और 5वें पर है अमेरिका का न्यूयॉर्क। और देश स्तर पर बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम और चौथे पर कनाडा। अब एआई सिटी इंडेक्स 2025 राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग के अनुसार टॉप 5 भारतीय शहर हैं। पहले पे है बेंगलोर कर्नाटका का, दूसरे पर तेलंगाना का हैदराबाद, तीसरे पर महाराष्ट्र का मुंबई और चौथे पर दिल्ली और 5वें पर है महाराष्ट्र का पुणे। बेंगलुरु को इस इंडेक्स में इंडियाज एआई कैपिटल कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। अगला सवाल है, हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विधानसभा कौन सा बना है? तो हाल ही में दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला विधानसभा बना है। इसका मुख्य उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा लागत में कमी करना, सरकारी इमारतों में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और साथ ही अन्य राज्यों को भी प्रेरित करना। दरअसल दिल्ली विधानसभा और इसके आसपास के परिसरों में सोलर पैनल सिस्टम लगाए गए हैं, जिनसे कि दिल्ली विधानसभा की रोज की ऊर्जा आवश्यकताएं सौर ऊर्जा से पूरी होती हैं। इसकी कुल क्षमता है 1.5 मेगावाट। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो बिजली की बचत होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इस
परियोजना की स्थापना दिल्ली सरकार के इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि IPGCL और साथ में ग्रीन एनर्जी कंपनियां जैसे कि भेल, टाटा पावर सोलर आदि के साझेदारी से इनकी स्थापना की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। अगला सवाल है, हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में IIT पलक्कड़ द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि AI संचालित एप्लीकेशन है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम है एडुरैंक। इसका मुख्य उद्देश्य है AI की मदद से छात्रों की तैयारियों को स्मार्ट बनाना, साथ ही कम संसाधनों वाले छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। ये परीक्षाएं कौन सी हैं जिनकी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो UPSC गेट, JEE, SSC, बैंकिंग और अन्य राज्य या फिर केंद्रीय सरकारी परीक्षाएं इनमें शामिल हैं। यह एप्लीकेशन छात्रों की कमजोरियों और उनकी ताकतों का विश्लेषण करेगा, साथ ही निजी तौर पर अध्ययन की योजनाएं भी बनाएगा। यह एप्लीकेशन हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT पलक्कड़। अगला सवाल है, हाल ही में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाने वाले MS स्वामीनाथन की 100वीं जयंती 7 अगस्त 2025 को मनाई गई है। इनका पूरा नाम है मकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त साल 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। साल 1988 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। साथ ही राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है। अब इनको मिलने वाले सम्मान की बात करें तो साल 1967 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 1971 में रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किए गए। साल 1972 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से, साल 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जो कि यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। साल 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100वीं जयंती। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया है? तो IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल कछुए की प्रजाति जिसका कि नाम है मेनोरिया इमीज, जो कि एशिया की विशालकाय कछुआ है और एशिया का सबसे बड़ा कछुआ है। इसका वजन है 30 से 40 किलोग्राम। यह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में यह कहाँ पाया जाता है? तो भारत में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में पाया जाता है। हाल ही में मेनोरिया इमीज कछुए की प्रजाति को नागालैंड के इतांकी नेशनल पार्क के पास स्थित सिंगफन कम्युनिटी रिसर्च में पुनर्स्थापित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो असम सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही आर्थिक तौर पर इन्हें सहायता प्रदान करना, ताकि ये लड़कियां स्कूल और कॉलेज छोड़ने पर मजबूर न हो सकें। कक्षा 11 में पढ़ने वाली लड़कियों को 10,000 प्रतिवर्ष, जबकि 12 में 12,500, जबकि ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को 15,000 दिए जाएंगे इस योजना के तहत, जो कि राज्य की केवल मूल निवासी लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा और राज्य की 10 लाख लड़कियां इससे लाभान्वित होंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम।
अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और हाल ही में एआई न्यूज एंकर अंकिता को राज्य में लॉन्च किया गया है। अब असम अपनी सीमा किनसे साझा करता है, तो 7 राज्यों से और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से जो कि राज्य है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल से ये भी राज्य है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से ये भी राज्य है, उत्तर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से ये भी राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया है? तो हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि पहले यह टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क था भारत पर लगाया गया अमेरिका की तरफ से 25%। हाल ही में इसमें 25% और ऐड कर दिया गया है, जो कि 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। वजह क्या है इस अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की? तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से रसिया से तेल का खरीदा जाना वजह बताया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वर्तमान में भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ है 25%। कुछ सामानों पर टैरिफ लागू नहीं है, जिनमें कि ये सामान शामिल हैं सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, तांबा और अन्य धातु एवं खनिज इनमें शामिल हैं। अमेरिका द्वारा अन्य देशों पर जो टैरिफ लगाया गया है वो कितने हैं? तो ब्राजील पर 50%, सीरिया पर 41%, स्विट्जरलैंड पर 39%, कनाडा पर 35%, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, यूरोपीय संघ पर 15% और चाइना पर पहले से 30% लागू है। इसके अलावा ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देशों पर सबसे कम 10% का टैरिफ लगाया गया है अमेरिका द्वारा। तो वहीं दक्षिण एशिया में पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है। अब टैरिफ होता क्या है? तो टैरिफ का मतलब है सीमा शुल्क। किसी भी देश द्वारा आयात या फिर निर्यात किए जाने वाले सामानों पर लगाया जाने वाला कर या फिर शुल्क। अगर आसान भाषा में इसे समझें तो किसी भी देश द्वारा दूसरे देश से कोई वस्तु जैसे कि मोबाइल, कपड़ा या फिर स्टील आदि खरीदे जाते हैं यानी कि आयात किए जाते हैं, तो उस वस्तु पर वहां की सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे टैरिफ कहा जाता है। अब टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य है घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना, क्योंकि अगर विदेशी वस्तुएं अपने देश में सस्ती हो जाएंगी तो देशी कंपनियां नुकसान में आ जाएंगी। इसलिए टैरिफ लगाया जाता है ताकि टैरिफ लगाकर विदेशी वस्तुओं को महंगी कर दिया जाता है अपने देश में, ताकि यहाँ की देशी वस्तुएं लोग ज्यादा खरीदें। और दूसरा है राजस्व जुटाना। दरअसल टैरिफ से सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलता है, इसलिए भी टैरिफ लगाया जाता है। साथ ही किसी देश पर राजनीतिक या फिर व्यापारिक दबाव या फिर आर्थिक पाबंदी लगाने के उद्देश्य से भी टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। अगला सवाल है, यू मिंट स्वे किस देश के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यू मिंट स्वे एशियाई देश म्यांमार के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 7 अगस्त। अगला सवाल था भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला सवाल था हाल ही में भारत में सबसे अधिक अंगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां अग्निशोध नामक भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए IIT मद्रास। अगला सवाल था हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला सवाल था भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी नई दिल्ली।
अगला सवाल था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मोल्डोवा। अगला सवाल था, WHO IRC हर्बल मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल था, हाल ही में अन्नदाता सुखीभव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा देश मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग हो गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रसिया।